दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो त्रिकोणमिति पर है और त्रिकोणमिति का हमारा जो है पहला लेक्चर है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर करना चाहूंगा कि आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा जो है त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। पूरा हम लोग इसमें त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और ये सारे क्लास वाले स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, चाहे आप कोई भी क्लास में हो। 9th क्लास से आपका त्रिकोणमिति शुरू हो जाता है, तो 9th 10th 11th 12th और अगर आप जो है बीएससी वगैरह कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग में भी अगर आपका है तो उसमें हाई लेवल पे तो है आपका, लेकिन बेसिक जो शुरुआत है कहाँ से है, यहीं से है। इसलिए ये वीडियो जो है सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यूजफुल है। चलिए आज का हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही पहले से ही इसका कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा था, लेकिन इसको मॉडिफाइड करते करते बाद में फाइनली इसको एक नाम दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं कि गणितज्ञों के द्वारा, त्रिकोणमिति करके, है ना। इसमें जो है बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना योगदान दिया है और आर्यभट्ट जो है हमारे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में है। ओके, तो जो ये त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली अगर हम बोले कि क्यों यूज किया जाता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, तो मैं अगर हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक भवन है, एक बिल्डिंग है, समझ लीजिए एक बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर जो है नीचे जमीन पर क्या है, खड़े हुए हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप जहां खड़े हैं वहां से बिल्डिंग कितना दूरी पर है ये तो आपको पता चल गया है, और आप जो है टॉप को देख रहे हैं बिल्डिंग के, और आप जानना चाह रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो है कुल ऊंचाई कितना है, ये आप जानना चाह रहे हैं। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो ऊंचाई को जो आप ज्ञात करेंगे आप त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ये चीजें आगे चल के जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि देखिए, आप अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका वो बिल्डिंग है जिसका आप जो है लंबाई जो है या ऊंचाई आप क्या करना चाह रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं। आप इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये आपको मान लीजिए आंख है आपका, और आप यहां से क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टोटल ऊंचाई है ये आपका कितना है, ये आप ज्ञात करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मैं ये बता रहा हूं कि ये वाला दूरी तो आप नाप सकते हैं ना, क्योंकि ये तो जमीन पर है तो आप इसको बहुत आसानी से नाप सकते हैं। यस, अब जो है मैं यहां से इस बिल्डिंग को देख रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर एक कोण बन रहा है, कोण। इस कोण को भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोण का मान आपको पता है, तो अगर आपको ये वाला जो है दूरी पता है और ये वाला कोण पता है तो आसानी से आप जो है इस ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आगे चल के हम यही चीज देखने वाले हैं। तो ये था त्रिकोणमिति का सिग्निफिकेंस। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से ले लीजिए कि अब मान लो आपको इस बिल्डिंग का ऊंचाई पता हो जाए और आपको ये जो लड़का, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, अब यहां से कोई एक देख रहा है, दर्शक जो है इस लड़के को, और वो जानना चाह रहे हैं कि ये मेरे बिल्डिंग से कितना दूरी पर है, मतलब ये दूरी कितना है, तब भी आप इसी त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक्चुअल में हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन वाला पोर्शन हो जाएगा। तो एक जनरल इंट्रो था ताकि आपको हल्का सा पता चल जाए कि इसका यूजेस क्या है, और बहुत सारे यूजेस हैं, बट फिर भी हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे कैसे इसका आगे बढ़ते गया, क्या क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहां से आ रहा है, तो इस पूरे लेक्चर में हम यही सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली जो है समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लागू होता है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, 90 डिग्री। तो ये आपका मैंने क्या किया, एक कोण को क्या किया, 90 अंश का बना दिया। अब मैंने 90 अंश का बना दिया है और इसमें मैं नाम दे देता हूं, कोई भी नेमिंग मैं कर सकता हूं। मान लीजिए ये आपका क्या है ए, और ये आपका क्या है बी, और ये आपका क्या है सी। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, त्रिकोणमिति जो है मतलब इसके समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित होता है। बाकी त्रिभुज में भी होता है, लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ता है, लंब डाल के कैसे ना कैसे करके आपको वहां पर एक समकोण त्रिभुज की रचना करना ही पड़ जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इन वर्ड का मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें और आएंगे।
यस, तो त्रिकोणमितीय, देखिए त्रि का मतलब हो जाता है आपका 3, कोण तो आप जान ही रहे हैं, कोण, और ये जो आपका जो मिति दिख रहा है, इस मिति का मतलब क्या होता है, मापना, या फिर आप क्या समझ सकते हैं, नापना। तो इसमें क्या सेंस हो रहा है, अच्छा, और ये जो 3 कोण को हम क्या कर रहे हैं, नापना, मतलब इस त्रिकोणमिति का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, 3 कोणों को नापना। अब ये 3 कोण होते कहां पर है, त्रिभुज में ही तो होते हैं ना, तो इसीलिए हम फाइनली त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं में आपस में क्या संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए मेनली जो है त्रिकोणमिति का क्या किया जा रहा है, क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और समकोण त्रिभुज में लागू होता है, मेनली हम ये बोल रहे हैं। ओके, तो ये त्रिकोणमिति, तो 3 कोणों का मापन, और त्रिभुज में ही ऐसे पॉसिबल है कि उसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं भी होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से इसमें। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं, ये जो है समकोण त्रिभुज या फिर कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, और क्या होगा, 3 कोण होते हैं। तो ये आपका पहला भुजा, ये आपका दूसरा भुजा, और ये आपका तीसरा भुजा। उसी प्रकार इसमें 3 कोण भी होते हैं, ये है आपका पहला कोण, ये दूसरा कोण, और ये क्या है आपका तीसरा कोण। तो ये जो त्रिभुज है, इसमें वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई त्रिभुज तो ठीक है, उन लोगों ने थोड़ा नामकरण करने का सोचा इसके बारे में कि भाई इसको क्या क्या बोलेंगे, हर बार ए बी, बी सी, ए सी ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो उन लोगों ने थोड़ा सा इसमें नामकरण करने के बारे में विचार किया। तो नामकरण करने का विचार कैसे आया उन लोगों का, कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग कोण से देखते हैं। कोण, तो एक कोण तो क्या हो गया आपका, ये 90 अंश का हो गया। अब ये 90 अंश का हो गया, तो ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, समकोण बोल रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो ये तो अकेला 90 हो गया। तो ये अगर अकेला 90 हो गया, तो अब इन दोनों कोणों का मान, ये देखिए यहाँ पर एक कोण बना लीजिए और यहाँ पर भी एक कोण बना लीजिए, तो इन दोनों कोणों का भी मान कितना होगा, 90 होगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोण ए और कोण सी, मैं ऐसे ही नाम दे देता हूं अभी, तो कोण ए और कोण सी का जो मान है ये किसके बराबर होगा जी, 90 अंश का। तो इसमें से मैंने क्या किया, ये वाला जो एक कोण है इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि कोण को जो है हम लोग थीटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब मैं सी को तो क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये आपका थीटा हो गया। तो अगर आप सी को थीटा मान लेते हैं, ये वाला कोण को थीटा मानते हैं, तो ये कोण कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहीं से आप जो है कोण ए के मान को निकाल लीजिए। तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये 90 अंश का है, और इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, और अगर इसको मैं क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो ये तो आप कोण जान गए कि कोण कितने कितने अंश का होगा। अच्छा, थीटा का मतलब क्या, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा जो है कोई भी हो सकता है, 30, 60, 45 कितने भी अंश का हो सकता है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आपने इसके कोणों के बारे में जाना, अब हम लोग भुजाओं के बारे में जानते हैं कि भुजाओं को क्या क्या नाम दिया गया है। ओके, अब देखिए कोई भी जो है हमारा जो घर है, हमारा जो बिल्डिंग है, या कोई भी चीज जो है जिस चीज पर टिका होता है, जब घर स्टार्टिंग में बनते रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं बेस डल रहा है, बेस डल रहा है, बेस का काम हो रहा है। तो क्या एक्चुअल में कोई भी चीज जिस चीज पर टिका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आधार बोलते हैं। तो इसको भी, इस त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा त्रिभुज ना इस पर टिका हुआ दिखेगा आपको, तो इसलिए ये क्या है, उसका आधार कहलाता है, आधार। ओके, इसी को आसन्न भुजा भी बोलते हैं। कोई भी चीज आप जब बैठते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, उसको आसन बोलते हैं, आसन। इसलिए इस भुजा का जो है नाम जो है आपको आसन्न भुजा, या फिर इसी को हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि जिस पर टिका हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं, आधार। इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं, आधार भुजा। ओके, तो ये आपका आधार भुजा हो गया। चलिए ठीक है, अब देखो ये थीटा है, और मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान के चल लूं कि ये जो है एक हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो है, इस थीटा के सापेक्ष में नामकरण करने का मान लीजिए कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो है ये तो हो गया आपका आसन्न भुजा मतलब आधार भुजा। अब थीटा के सामने, सामने मतलब क्या होता है, सम्मुख। कोई भी
मेरे सामने खड़ा है ना, या कोई भी मेरे सामने हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे सामने है, और सामने के लिए और अच्छा सा वर्ड क्या, सम्मुख। तो इसलिए ये वाले भुजा को गणितज्ञों ने क्या नाम दिया, सम्मुख भुजा। क्या नाम दिया, सम्मुख भुजा। क्या नाम दिया, सम्मुख। और इसी को ध्यान दीजिए, ये जो आधार हम जो बोल रहे हैं, इस आधार पर ये वाला भुजा ना एकदम लंबवत खड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको और क्या कहा हम लोगों ने, लंब। क्या कहा, लंब। तो ये आपका लंब हो गया, ये बेस मतलब आधार, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा, जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, वो भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ओके, तो आपको सबका नाम पता चल गया। इसको आसन्न भुजा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा, और इसको क्या बोलेंगे, हमेशा कर्ण बोलेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण, जिस पर टिका हुआ है पूरा का पूरा त्रिभुज, वो क्या कहलाता है, आधार भुजा। और जो आप जिसको मेन मान के चल रहे हैं थीटा, है ना, उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, सम्मुख भुजा या फिर लंब होगा। या फिर चलिए इसी को, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार मैं थीटा को ही मेन लेके चलूं। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये वाला जो थीटा है, जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये सब नामकरण कर रहा हूं, उसको मैं यहां भी तो ले सकता हूं। अब मान लीजिए ये थीटा है, अब ये थीटा है, तो फिर कैसे होगा, तो जब ये मेरा थीटा बन जाएगा, तो अब इस थीटा के सम्मुख कौन हो गया, ये हो गया। तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा, या फिर अब ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ओके, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और हमेशा बड़ी वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो बचा कौन फिर लास्ट में, वो तो आप समझ जाएंगे फिर। ओके, तो ये हुआ आपका बेसिक। तो अब जो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण हैं, तो अब हम लोग इनकी जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं, आपस में कुछ संबंध है क्या संबंध है, उसको देखने की कोशिश करेंगे, और उन सब संबंधों को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने फैमिली को इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, और आप हैं मान लीजिए, है ना। तो अब जो है किसी और आपके सिस्टर भी मान सकते हैं, या फिर कोई 3 मान सकते हैं। चलिए यहाँ पर कोई 3 भुजा आया, मतलब 3 भुजा आया हुआ है, 3 चीज आया हुआ है, इसलिए आप कोई 3 मान सकते हैं। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, ये आप मान लीजिए आप हैं, आपके पापा जी हैं, और आपके सिस्टर है ना, तो 3 लोग हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब आपका पापा जो है वो बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है। तो क्या आप भी अपने पापा को बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है? नहीं, आप ये बोलेंगे ना कि वो मेरे पिताजी हैं। तो कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है, मतलब पिताजी बोल रहे हैं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन बेटा क्या बोल रहे हैं कि वो मेरे पापा हैं। उसी प्रकार पापा जो है अपने सिस्टर, बेटी को क्या बोल सकते हैं, डॉटर को, कि वो मेरी बेटी है, और बेटी क्या बोल सकती है कि ये मेरे पापा है ना। और आपस में जो है, आप जो है ब्रदर और सिस्टर क्या बोल सकते हैं, सिस्टर बोलेंगे कि वो मेरा ब्रदर, और आप क्या बोलेंगे, वो मेरी सिस्टर है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो तीनों भुजाएं हैं ना, तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे कि इनका और इनका कुछ संबंध है, तो इनका जो इसके साथ एक संबंध है, तो उसी प्रकार इनका भी इसके साथ कोई संबंध होगा। तो ये एक संबंध हुआ, इनका इनके साथ पहला, और ये दूसरा। उसी प्रकार इन दोनों भुजाओं में भी कोई संबंध होगा, इस भुजा का इस भुजा के साथ, तो उसी प्रकार इस भुजा का इस भुजा के साथ भी होगा। कितने हुए, 2, और ये 2, 4। अब यहाँ पर ये 2 भुजा और बचे, तो इस भुजा का इस भुजा के साथ भी कोई संबंध होगा, और इस भुजा का इस भुजा के साथ भी कोई संबंध होगा। तो अब ये जो संबंध है, इसको प्रदर्शित करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो नोटेशन चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जिससे मैं प्रदर्शित उसको कर सकूं। तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए हमारे गणितज्ञों ने फिर से कुछ कुछ नाम देते गए हैं। तो वो क्या क्या नाम है वो देखते जाते हैं हम लोग। तो ये जो भुजाएं हैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उसको उन लोगों ने क्या कहा, ज्या। क्या बोला गया, ज्या बोला गया। ये हो गया ज्या। ओके, उसके बाद इन दोनों भुजाओं में जो संबंध है, उसको बोला गया कोज्या। क्या बोला गया, कोज्या। तो ये आपका क्या हो गया, कोज्या हो गया। उसी प्रकार अब देखिए, ज्या हो गया, कोज्या हो गया। अब इसके बाद जो है तीसरा जो हमारा है, उसको क्या नाम दिया गया, स्पर्शज्या। क्या नाम दिया गया, स्पर्शज्या। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा संबंध जो है स्पर्शज्या, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या। और नेक्स्ट जो हमारा संबंध है वो है हमारा
कोटि स्पर्श ज्या। नेक्स्ट इसके बाद जो संबंध आएगा, हम अभी देखेंगे कि किन किन के संबंध को ये सब नाम देते गए हैं। तो पहले एक बार मैं लिख लूं, इसको मैं मिटा देता हूं, अब आपको समझ में तो आ गया है। यस, तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा, नेक्स्ट जो संबंध है उसको बोला गया कोटि स्पर्श ज्या। कोटि स्पर्श ज्या। उसके बाद जो है फिर से ये देखो कोज्या है, तो इसका उल्टा, जैसे कि हमने यहां पर क्या बोला, जैसे कि ये ज्या है तो ज्या, आप इन दोनों के संबंध को देख रहे हैं तो आप उसका इसका इसके साथ भी देखेंगे, तो उसी का उल्टा हो गया। और उसी प्रकार जो है इन दोनों का जो संबंध देख रहे हैं तो आपने कोज्या कहा, तो इनका इनके साथ देख रहे हैं तो इनका इसके साथ भी देखेंगे, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, व्यू कोज्या। और नेक्स्ट होगा आपका व्यू ज्या। ये आपके सारे के सारे संबंध है। ओके, अब देखिए ये जो है नाम तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में पूरा दिया गया है आपको, ज्या, कोज्या, स्पर्ज्या, कोटि स्पर्ज्या, व्यू कोज्या और व्यू ज्या। अब ऐसा अगर आप मैथमेटिक्स में हर बार लिखने लग गए तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, और खासकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अब इसको कैसे हर बार याद रखेंगे, उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो इसी को अरबी में ट्रांसलेट किया गया और फिर से अलग अलग नाम दिया गया। वो क्या क्या नाम है उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। चलिए, अब क्या होगा, ये जो ज्या है, इस ज्या को उन लोगों ने बोला साइन, SINE, साइन। ये जो आपको जो कोज्या जो दिख रहा है इसको बोला गया कोसाइन, कोसाइन। और ये जो आपका स्पर्शज्या इसको बोला गया टेंजेंट, टेंजेंट। और ये जो आपको कोटि स्पर्शज्या दिख रहा है इसको बोला गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। तो ये आपका क्या हो गया, कोटेंजेंट हो गया। अब देखिए व्यू कोज्या, तो इसको क्या बोला गया, ये देखिए इन दोनों का मिक्सअप होगा, ठीक है, तो ये हो गया कोसेकेंट। और नेक्स्ट व्यू ज्या। ओके, तो इसको क्या बोला गया, व्यू ज्या। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट, नो 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 सॉरी, व्यू कोज्या, ये आपका सेकेंड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेकेंट। ओके, क्योंकि ये इसका उल्टा ये होता है ना, इसलिए ये कोसाइन है तो उसका उल्टा क्या होता है, सेकेंड। ओके, तो कोसाइन का उल्टा सेकेंड और ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट। ओके, तो इसी को और हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया उसका अरबी में नामकरण जो है, मतलब उसको कुछ नाम दिया गया, संबंध जो आपस में दर्शाने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड आपको करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज आ गया। अब देखिए सिर्फ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड ऐसे में तो नहीं होने वाला, क्योंकि हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब हम इसमें संबंध प्रदर्शित करेंगे तो किसी एक को तो हेड ऑफ द फैमिली मानना पड़ेगा। इन दोनों कोण में से किसी एक को तो आपको मेन मानना पड़ेगा कि मैं इसको रेफरेंस लेके क्या कर रहा हूं, पूरा संबंध को देख रहा हूं, है ना। तो उस हिसाब से आप कहां पर का कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं वो तो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैं अगर इस वाले कोण को लेके चलूं तो इस सब के साथ क्या लिखना पड़ेगा, सी 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 करके आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार मैं यहां पर के इस कोण को अगर मेनली मैं लेके चलूं तो इन सब के साथ क्या लग जाएगा, ए ए ए ए ए। तो जो है कई बार आप क्या करते हैं, जो भुजा है जहां पर कोण बन रहा है उसी को आप उसके नाम में लेके चलते हैं, या फिर अगर मैं इसको क्या कर दूं, थीटा के साथ प्रदर्शित कर दूं तो आप सब के साथ क्या लगा देंगे, थीटा 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 और थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा संबंध देख रहा हूं। ओके, अब देखिए अभी भी देखिए यहां से हमने यहां तक आया, लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, इसको फिर उन लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। कैसे, अब देखिए ये जो आपको SINE करके दिख रहा है इसको बोला गया सिर्फ साइन, तो ये आपका साइन हो गया। ये जो आपका कोसाइन है ये आपका कॉस बन गया। ये आपका जो टेंजेंट है ये आपका टेन बस बन गया।
और उसी प्रकार ये कोटेंजेंट दिख रहा है, ये आपका कॉट बन गया। और उसके बाद जो सेकेंड करके दिख रहा है, ये सेक बन गया। और ये देखिए कोसेकेंड करके दिख रहा है, ये कोसेक बन गया, ये है ना। तो देखिए फिर से आपका जो है ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और फिर से आप क्या कर सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। तो यहीं से ये बन गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये आपका क्या बन गया टेन थीटा, ये आपका क्या बन गया कॉट थीटा, ये आपका क्या बन गया सेक थीटा, और ये आपका बन गया कोसेक थीटा। ओके, तो ये पूरा हमने थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई हम किन के संबंध को साइन बोल रहे हैं, किन के संबंध को हम लोग कॉस बोल रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं। चलिए तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो है, साइन थीटा मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। मतलब जब आप इन दोनों भुजाओं का संबंध देखेंगे, लंब और कर्ण का, तो अब उस संबंध को क्या बोला गया साइन थीटा। तो हम यहां पर लिख देते हैं लंब और कर्ण के संबंध को। ओके ठीक है। अब उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर मैंने लंब बटे कर्ण अगर मैं लिया हुआ हूं, है ना, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, तो ये रिवर्स भी तो संबंध दर्शाने वाला है। तो इसीलिए उसका रिवर्स, तो देखिए ज्या, तो ज्या का हमने क्या कर दिया जी, व्यू ज्या कर दिया यहाँ पर देखिए। तो अगर ज्या का संबंध लंब बटे कर्ण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसको आप लिख लीजिए कर्ण बटे लंब। चलिए अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ये किन के बीच संबंध दर्शाता है, आधार बटे कर्ण। मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के बीच में जो संबंध दर्शाता है उसको हम लोग कॉस थीटा से प्रदर्शित करेंगे, बोला गया है। तो लिख देते हैं ओके। तो जब आप जो है देख रहे हैं कि आधार का कर्ण के साथ क्या संबंध है, तो कर्ण के साथ भी कुछ संबंध होगा, उसको भी कुछ नाम दिया जाएगा। तो उसको क्या नाम दिया गया सेक थीटा, है ना। तो उसी का क्या हो रहा है, वो उल्टा हो रहा है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कर्ण बटे आधार। आप कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और मिक्सअप होगा तो थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, अब आपने क्या किया, इन दोनों में संबंध को देख लिया जिसको साइन कहा, और फिर से रिवर्स में आपने जब संबंध देखा तो उसको क्या बोला आपने कॉसेक कहा। उसी प्रकार इन दोनों में भी संबंध देखा आपने, इन दोनों में आधार और कर्ण में, तो आपने कॉस थीटा कहा, और जब फिर से रिवर्स में आपने देखा तो उसको क्या बोला आपने सेक थीटा कहा। अब देखिए इनमें और इनमें भी तो संबंध हो सकता है। तो जब आप लंब और आधार में जब संबंध देखेंगे, लंब का आधार के साथ जब संबंध देखेंगे तो टेन थीटा कहा गया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब लंब बटे आधार आपने इनका इनके साथ जो संबंध देखा उसको क्या कहा टेन। अब आप रिवर्स में आप संबंध देख लीजिए कि इन दोनों में भी क्या संबंध है, तो उसको क्या नाम दिया गया कॉट थीटा। और इस कॉट थीटा का मान क्या होगा कॉट थीटा, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आपने सबका क्या देखा संबंध देखा। तो यहीं से आप पूरा का पूरा देख पा रहे हैं कि साइन का जो है व्युत्क्रम मतलब उल्टा आपको क्या दिख रहा है कोसेक, कॉस का उल्टा आपको क्या दिख रहा है सेक, और टेन का उल्टा आपको क्या दिख रहा है कॉट। तो ये पूरा के पूरा फॉर्मूला को आप क्या करिए अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन को बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, अब देखिए इसको तो आप डायरेक्ट जो है याद भी कर सकते हैं, और इसी को अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं। आपको क्रम थोड़ा सा क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए शुरू के 3 ये साइन कॉस टेन, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि आप क्या बढ़ रहे हैं 1 2 3, तो देखिए इस 1 का उल्टा इधर से 1 में आ जाइए, इसका उल्टा ये दिख रहा है, ये इधर से जो 2 है वो नीचे तरफ से मतलब व्युत्क्रम में आप जा रहे हैं तो ये उसका उल्टा दिख रहा है, और ये तीसरा है तो ये आपका तीसरा। तो इन सब में आपस में संबंध है। तो आपको सबके सब याद नहीं करना है, इन तीनों को याद कर लीजिए और उसका व्युत्क्रम क्या होता है बस उसको जान जाइए, तो आप ये सब क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसी में आप एक और कॉन्सेप्ट जानते होंगे जो बुक में तो नहीं देता है मेनली, लेकिन आपके टीचर जरूर पढ़ाते हैं उसको।
तो वो टीचर कैसे पढ़ाएंगे, इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एल मतलब लंब, तो लंब बटे कर्ण, के को किससे प्रदर्शित, के क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, कर्ण को, तो लंब बटे कर्ण। फिर देखिए cos थीटा का मान किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। ओके, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, tan थीटा का मान किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसको लाल बटे कक्का करके भी हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता था, मेनली सभी को पढ़ाया जाता है, मेनली हम ही को नहीं पढ़ाया गया है ना, हर जगह आप देखेंगे अलग अलग जगह से भी पढ़ेंगे तो कुछ लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण मतलब क्या, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण मतलब क्या, कॉस थीटा, लंब बटे आधार मतलब क्या, टेन थीटा। अब उसको रिवर्स कर लीजिए तो उसके 3 के बाद क्या आता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, ये तीनों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये था इसका डिटेल। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये जो हम लोग जो व्युत्क्रम वाला जो संबंध देख रहे हैं उसी को और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला में तो हम लोग उसी चीज को लिखने वाले हैं, तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग जो है व्युत्क्रम वाला जो संबंध हमने यहाँ पर जो डायग्राम बनाए, फिर उसके बाद उससे वहां से जो हमने संबंध निकाला और आपस में देखा कि हाँ वो एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, मतलब व्युत्क्रम दिख रहे हैं, तो उसी को हम लोग अब जो है फिर से फॉर्मूला के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस रूप में भी आप फॉर्मूला को यूज करेंगे। जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इस टाइप से जो आपने संबंध देखा है वो भी अपने जगह पे यूज होगा अलग अलग जगह पर। और अभी जो हम लोग जिस प्रकार के संबंध देखेंगे सेम चीज है, उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी अलग अलग जगह यूज होगा। जैसे कि पहला हमने क्या कहा, साइन थीटा जो है, साइन थीटा, अब साइन थीटा जो है उल्टा किसका हो रहा था, किसका विपरीत था, कॉसेक थीटा का, तो उल्टा मतलब क्या, एक बटे के रूप में लिख सकता हूं, तो साइन थीटा का जो मान है वो एक बटे कॉसेक थीटा के बराबर होगा। या फिर आप इसी को और कैसे बोल सकते हो, ये जो कॉसेक थीटा का जो मान है ये किसका, अब ये दोनों उल्टा है ना, तो अगर साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा लिख रहा हूं तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा। इसी प्रकार और आ जाइए यहाँ पर दूसरा हम लोग देखते हैं कि अब आपका क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या दिख रहा था वहां पर, सेक थीटा, तो व्युत्क्रम मतलब एक बटे के रूप में कर दीजिए, तो ये आपका एक बटे सेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा को फिर से लिख सकते हैं हम लोग इसी प्रकार से, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, एक बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए और कौन सा तीसरा संबंध बचा, तीसरा संबंध हमारा ये वाला बचा है कि आप देख रहे थे कि टेन थीटा किसका व्युत्क्रम था, या टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या था, कॉट थीटा, तो आप लिख दीजिए एक बटे क्या होता है, कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, एक बटे टेन थीटा। तो ये आपने व्युत्क्रम वाला संबंध देखा। इसी में एक और संबंध है, जब आप उसको सॉल्व करते पिछला संबंध में ही तो आपको वो समझ में आ जाता कि हम लोग जो है टेन थीटा का जो मान है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर भी आता है। इसको हम लोग वहां प्रूव कर सकते थे, अब डायग्राम बना के इस चीज को जो है प्रूव कर सकते हैं। जो आपने संबंध निकाला था तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब आप दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो क्या बचेगा, लंब बटे आधार ही बचेगा, और लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमने क्या कहा, टेन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉट थीटा अगर मैं लिखता हूं तो व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, तो इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास फिर से बन गए। ये देखिए बहुत सारे लग रहे होंगे आपको, आगे चल के तो आपको इससे भी ज्यादा मिलने वाले। 11th में चले जाइए, पूरा भरमार है फॉर्मूले का। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप समझ के रखेंगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये लेक्चर जो है सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो ये पूरा विपरीत संबंध हमने
देखा। और ये इन दोनों फॉर्मूले को भी आप क्या करिए, अलग से जो इसको याद करके रखिए, क्योंकि बहुत जगह जो है हम इसको इस रूप में भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसमें मैंने बहुत सारे चीजों को नहीं बताया, अलग अलग स्रोत में आपको अलग अलग और उसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारा CGPSC का 9th का बुक है, उसमें भी इसके बारे में त्रिकोणमिति का ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है ना। तो अलग अलग सोर्स से मैंने लेके आपको एक साथ कंबाइन करके पढ़ाने का कोशिश किया है। ये सब चीज मेरा कॉन्सेप्ट अपना नहीं है। ओके, सो आशा करता हूं कि आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं फिल्टर आउट करके। तो आशा करता हूं आप सबको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप तक जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपडेट होगा आप तक पहुंच जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।